नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 7, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण, भाग 2 में आपका स्वागत करती हूँ। आज का शीर्षक है व्याकरण शिक्षण का महत्व, उद्देश्य एवं पद। इसके पूर्व हम लोगों ने व्याकरण शिक्षण पर बात करी थी, उसके तात्पर्य की और उसके उनके व्याकरण के तत्वों के साथ ही साथ व्याकरण शिक्षण के तत्वों पर हम लोगों ने चर्चा करी है। और आज व्याकरण शिक्षण में जिन बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे वे इस प्रकार से हैं: व्याकरण शिक्षण का महत्व, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य और व्याकरण शिक्षण के प्रमुख पद। इस व्याख्यान के पश्चात जो विद्यार्थियों में परिवर्तन आएगा वो व्याकरण शिक्षण के महत्व से परिचित होंगे, महत्व को अपने शब्दों में बताएंगे। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य लेकर के इस व्याकरण का शिक्षण किया जाता है कि विद्यार्थी जो है व्याकरण के नियमों से परिचित हो सकें। और व्याकरण शिक्षण करने के कौन कौन से पद हैं, जो वो पदों को क्रमानुसार अपनाते हुए तब व्याकरण शिक्षण जो है वो संपन्न होता है। भाषाओं के सर्वमान्य रूपों का विश्लेषण करके उनमें कुछ नियम निकाले गए। ये नियम ही भिन्न भिन्न भाषाओं के व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण केवल वाक्य संरचना का वर्णन करता ही नहीं है, बल्कि ये शब्दों के प्रयोग का अनुशासक तथा नियंत्रक भी है। इसलिए इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण भाषा का अंगरक्षक भी है। किसी भाषा में उसके व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल जो परिवर्तन होता है, उसके लिए फिर व्याकरण में उपनियम बनाए जाते हैं। इस प्रकार भाषा के साथ साथ उसका व्याकरण भी विकसित होता जाता है। अर्थात जब हम भाषाओं के सर्वमान्य रूपों के विश्लेषण की बात करते हैं, तो सभी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, उनके अंदर कुछ नियम है और उन नियमों के अनुसार भाषाओं का विश्लेषण किया जाता है। ये नियम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होते हैं और ये जो नियम होते हैं यही भाषाओं में व्याकरण के अंग बनते हैं, जिसके आधार पर वाक्यों की संरचना होती है या ध्वनि का अध्ययन किया जाता है या शब्दों के प्रयोग की बात की जाती है, शब्द वाक्यों में शब्दों के स्थानों की बात की जाती है। और जहाँ पर हमारे शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं वो अनुशासक और नियंत्रक भी हो जाते हैं और इसी कारण से इसको जो हम व्याकरण है उसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो व्याकरण है वो भाषा का अंगरक्षक है, भाषा को एक रक्षा प्रदान करता है और उस नियमों के प्रतिकूल जो परिवर्तन होता है उसके लिए फिर से व्याकरण में कुछ उपनियम बनते हैं और इस प्रकार से भाषा के साथ साथ उसका व्याकरण भी निरंतर जो है वो विकसित होता जाता है। व्याकरण की क्या विशेषता है, इस पर बात करते हैं। व्याकरण भाषा की शुद्धता का साधन है, साध्य नहीं। अर्थात जब हम शुद्धता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी वाक्य में, शब्द में, तो व्याकरण जो है उसका साधन है, साध्य नहीं। मतलब कह दिया जाए कि अगर हमें निरंतर नियमों का ज्ञान होता जाता है और उनका प्रयोग हम शब्द रचना, वाक्य रचना में करते रहते हैं। व्याकरण भाषा का अंगरक्षक तथा अनुशासक भी है। व्याकरण वास्तव में शब्दानुशासन ही है। व्याकरण भाषा के स्वरूप की सार्थक व्यवस्था करता है। व्याकरण जो है वो भाषा का अंगरक्षक भी है और अनुशासक भी है। वास्तव में ये शब्दानुशासन भी है और साथ ही साथ जो भाषा का स्वरूप है उसकी एक सार्थक व्यवस्था, एक ऐसी उसको इस तरीके से व्यवस्थित करता है जो कि सार्थक होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है। व्याकरण भाषा का शरीर विज्ञान है तथा व्यवहारिक विश्लेषण करता है। जो व्याकरण है वो भाषा का शरीर विज्ञान है और साथ ही साथ उसका व्यवहारिक विश्लेषण भी करता है। गद्य साहित्य का आधार भी व्याकरण ही है। भाषा की पूर्णतः गद्य साहित्य की हम बात कर रहे हैं, गद्य में लेखन की बात कर रहे हैं, गद्य की विभिन्न विधाओं के लेखन की बात कर रहे हैं, तो जो व्याकरण है वो उसके लिए आधार का काम करता है। भाषा की पूर्णता के लिए पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये चारों कौशलों की शुद्ध व्याकरण के नियमों से ही उसमें शुद्धता आती है।
भाषा की मितव्ययता भी व्याकरण से ही होती है। जो भाषा को हम मितव्ययी बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम संक्षेपीकरण की बात करते हैं या विस्तारीकरण की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ नियम काम करते हैं और इस प्रकार से हम भाषा के माध्यम से अपनी बातों को संक्षेप या विस्तार रूप से कह पाते हैं। वाक्य की संरचना, शुद्धता उस भाषा के व्याकरण से ही आती है। मतलब वाक्य की जो संरचना की जा रही है, वाक्य जो गठन किया जा रहा है, विभिन्न संदर्भ में वाक्यों की संरचना जो हो रही है और उस वाक्य की संरचना करने में शब्दों का जो उचित प्रयोग किया जा रहा है, वो अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी, तो शुद्ध वाक्य संरचना संदर्भानुसार या प्रसंगानुसार कर पाना असंभव हो पाएगा। इसलिए व्याकरण से ही, व्याकरण की जानकारी से ही, व्याकरण के नियमों की जानकारी से ही किसी भी संदर्भ के में या किसी भी प्रसंग में अनुच्छेद में हम शुद्ध वाक्य रचना करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य की संरचना की शुद्धता जो है वो उस भाषा के व्याकरण से ही आती है। व्याकरण से नवीन भाषा को सीखने में सरलता एवं सुगमता भी होती है। अगर हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो इसके माध्यम से जो नवीन भाषा है उसको सीखा जा सकता है, जिससे सीखने में सरलता और सुगमता भी हमें प्राप्त होती है। व्याकरण शिक्षण का महत्व क्या है? व्याकरण शिक्षण का शैक्षणिक महत्व। व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षण का मेरुदंड है। ये भाषा की मूलभूत संरचना जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य रचना, संधि, समास, कारक, लिंग, वचन आदि का ज्ञान कराकर विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए तैयार करता है। व्याकरण के अभाव में भाषा की अशुद्धियां बढ़ जाती हैं, जिससे संप्रेषण की प्रक्रिया भी बाधित होती है। अतः व्याकरण शिक्षण भाषा को स्पष्ट, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। अर्थात कह सकते हैं कि जो शैक्षणिक इसका महत्व क्या है कि ये भाषा शिक्षण का मेरुदंड है और भाषा की जो मूलभूत संरचना है, जहाँ पर हम बहुत ही सरल विषयों से शुरू करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य रचना, और उससे फिर जटिल विषयों की ओर जाते हैं, संधि, समास, कारक, लिंग आदि का ज्ञान हो करके जब ज्ञान हम विद्यार्थियों को कराते हैं, तो विद्यार्थी उसके माध्यम से भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए तैयार हो पाते हैं और वो भाषा का शुद्ध प्रयोग लिखने में या पठन में कर पाते हैं। और अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो भाषा के संबंध में जैसे भी भाषा का हम प्रयोग करेंगे लिखने में या पढ़ने में, तो अशुद्धियां बढ़ जाती हैं और जिससे कि जो संप्रेषण है वो उतना सुचारू रूप से नहीं हो पाता है या उतना फलदायी नहीं होता है। अतः व्याकरण जो शिक्षण है वो भाषण को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने का भी एक साधन है, या अभिव्यक्त करने के लिए भी हम इसका महत्व बढ़ जाता है। व्याकरणिक शिक्षण का व्यवहारिक महत्व। आज के युग में जब संचार की गति तीव्र हो गई है, शुद्ध भाषा प्रयोग की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। एक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा देता है, निबंध लिखता है या कोई भाषण प्रस्तुत करता है, तब उसकी भाषा की शुद्धता ही उसकी प्रस्तुति की सफलता का आधार बनती है। यह शुद्धता केवल व्याकरण के अभ्यास से ही आती है। व्याकरण शिक्षण छात्रों को इस योग्य बनाता है कि वे लेखन में सटीकता, वाचन में स्पष्टता और भाषण में प्रभावशीलता ला सकें। अर्थात व्याकरण शिक्षण का व्यवहारिक महत्व भी बहुत है कि जब हम व्यवहार में निबंध लिखने की बात करते हैं या विद्यार्थियों के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं दी जाती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं, तो वहां पर हम किस प्रकार से वाक्य रचना कर रहे हैं या गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उन विधाओं में हम व्याकरण का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, उन व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करने से या व्याकरणिक नियमों के माध्यम से हम अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, चाहे वो निबंध के रूप में हो या किसी घटना का वर्णन करते हैं या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, जीवन के बारे में बताते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त वाक्य संरचना, उपयुक्त ध्वनि विज्ञान की जानकारी से ही हम उन सारी चीजों को उपयुक्त तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं।
तो इस प्रकार से शुद्धता की जहां पर बात आती है वो केवल व्याकरण के अभ्यास से ही संभव हो पाती है। तो इस प्रकार से लेखन विद्यार्थियों के द्वारा लेखन में सटीकता, वाचन में स्पष्टता और भाषण में प्रभावशीलता जो है वो व्याकरण से ही संभव हो पाती है। व्याकरण शिक्षण का सांस्कृतिक एवं भावनात्मक महत्व। भारत जैसे बहुभाषिक देश में व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जो भाषाओं के विविध रूपों में एकता लाता है और उनके सौंदर्य को बनाए रखता है। भावनाओं की शुद्ध और गहन अभिव्यक्ति के लिए भाषा का शुद्ध और सटीक रूप आवश्यक है। उदाहरण उदाहरण के लिए यदि कोई कवि अपनी कविता में विलसते की जगह विलसती लिखे तो उसका अर्थ और प्रभाव दोनों ही बदल जाते हैं। अर्थात व्याकरण शिक्षण विद्यार्थियों में भाषिक सौंदर्य एवं रसग्राहिता को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो व्याकरण है वो सांस्कृतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो जाता है उसका शिक्षण, क्योंकि अगर जो भी कवि है या लेखक अपनी बात को शुद्ध तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं अभिव्यक्त कर पाएगा तो पाठक है या श्रोतागण उस बात को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे और भाषिक सौंदर्य बोध का भी अभाव हो जाएगा। तो संस्कृति के पहलुओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उचित भाषा का होना प्रमुख है और उचित भाषा के लिए व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्रमुख हो जाती है। रचनात्मकता और तार्किकता का विकास। व्याकरण केवल यांत्रिक नियम नहीं है, इसका शिक्षण विद्यार्थियों में विश्लेषण, तर्क और निर्णय शक्ति को भी विकसित करता है। उदाहरण के लिए जब कोई छात्र यह विचार करता है कि वाक्य में गया आएगा या गई या है की जगह है, तो वह केवल शब्द नहीं बदल रहा होता है बल्कि भाषा के मूल ढांचे को समझने की जो प्रक्रिया है उसको भी समझ रहा होता है। यही प्रक्रिया उसे भावनाओं की सही अभिव्यक्ति और रचनात्मक लेखन के योग्य बनाती है। अतः रचनात्मकता और तार्किकता का विकास भी व्याकरण शिक्षण के माध्यम से ही होता है कि कहाँ पर लिंग के अनुसार हमारा शब्द कैसे परिवर्तित हो जाएगा, गया और गई के प्रयोग में क्या अंतर है, कहाँ पर हमारे संज्ञा, कर्ता, क्रिया किस प्रकार से है तो उसके अनुसार हमारा जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैसे शब्द में परिवर्तन हो रहा है इन सब को समझने की प्रक्रिया जो है वो व्याकरण से ही संभव हो पाती है और तभी उसके माध्यम से जो भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है वह रचनात्मक जो लेख हो रहा है वो इस प्रकार से अभिव्यक्ति और लेखन कार्य होता है कि वो हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। शुद्धता, स्पष्टता और संप्रेषण की दक्षता। भाषा शिक्षण का व्यवहारिक लक्ष्य है विचारों को इस प्रकार व्यक्त करना कि वे श्रोता या पाठक को बिना भ्रम के सटीक रूप में समझ में आ जाए। ये तभी संभव है जब भाषा में शुद्धता और स्पष्टता हो और यह गुण केवल व्याकरण के सही शिक्षण से ही आते हैं। अर्थात स्पष्टता की बात हो रही है, शुद्धता और संप्रेषण की दक्षता। व्याकरण जो है वो हमें या विद्यार्थियों को शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन की ओर अग्रसरित करता है, स्पष्टता और संप्रेषण की दक्षता भी विकसित करता है। तो इन विचारों के साथ इन विचारों को अगर ध्यान में देते हुए व्याकरण शिक्षण किया जाता है तो श्रोता या पाठक जो है वो बिना भ्रम के सटीक रूप में उसको सारी बातें समझ में आ जाती हैं और ये तभी संभव है जबकि भाषा में शुद्धता और स्पष्टता होनी चाहिए। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है? भाषा की ध्वन्यात्मक समझ और प्रयोग में दक्षता। पहला उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को भाषा की ध्वन्यात्मक समझ में प्रवीण करना और उसके प्रयोग में दक्ष बनाना। व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को भाषा के ध्वन्यात्मक स्वरूप की स्पष्ट जानकारी दी जाए जिससे वे शब्दों के उच्चारण और ध्वनि संयोजन को समझ सकें और उन्हें शुद्ध रूप में व्यवहार में प्रयोग कर सके। अर्थात पहला है कि ध्वन्यात्मक समझ की जानकारी हो और कैसे उन जो ध्वनियां हैं उनका कहाँ पर हम किस प्रकार से प्रयोग करें इसकी भी स्पष्ट जानकारी हो। तो इन सब की जानकारी होने के बाद ही विद्यार्थियों के द्वारा जो लेखन और पठन कार्य होगा वो शुद्ध और स्पष्ट होगा। शुद्ध वर्तनी के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों को सही वर्तनी के
प्रयोग की शिक्षा देकर यह समझाना आवश्यक है कि भाषा की मान्यता और सुसंगतता के लिए वर्तनी का शुद्ध प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। इससे न केवल भाषिक अनुशासन आता है, बल्कि भाषा का मानक स्वरूप भी सुरक्षित रहता है। अर्थात शुद्ध वर्तनी के लिए वो प्रेरित हो, मतलब ऐसा नहीं कि जहां पर उनको अशुद्ध वर्तनी लिख रहे हैं तो ठीक है, होता है। शुद्ध वर्तनी को पहचाने और अशुद्ध लिखने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित ना हो, बल्कि शुद्धता को समझें और वर्तनी कैसे शुद्ध लिखी जाए, कहाँ पर मात्राओं का ध्यान रखा जाए, इन सब का ज्ञान भी हमको अगर कराना है तो व्याकरण शिक्षण वहाँ के लिए प्रमुख हो जाता है। तो शुद्ध प्रयोग कैसे करना है और शुद्ध प्रयोग से हमारी जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार से अभिव्यक्त होंगी, इन सब की जानकारी के लिए व्याकरण शिक्षण जरूरी होता है। उच्चारण की शुद्धता के प्रति जागरूकता। विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न कर उन्हें भाषा को सही रूप में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए भी प्रेरित करना है, तो व्याकरण शिक्षण के माध्यम से ही संभव होगा। अर्थात विद्यार्थियों को उच्चारण की शुद्धता के लिए प्रेरित करना कि जब भी वो शब्दों को उच्चारित करें तो ध्यान रखें, ध्वनि विज्ञान को ध्यान में रखें, ध्वनि के उच्चारण स्थान को ध्यान में रखें, कहाँ पर प्रत्यय ज्यादा लग रहा है, विभिन्न जो स्वर और व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा स्वर और व्यंजन कंठ से निकल रहा है, कौन सा व्यंजन और स्वर जो है वो तालु से संबंधित है, इन सब की जानकारी रखना। और जानकारी के साथ साथ जब उच्चारण करें तो सजगता के साथ उच्चारण करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की अशुद्ध उच्चारण ना होने पाए। तो इस अशुद्धता को कम करके शुद्धता की ओर, शुद्ध उच्चारण की ओर प्रेरित करना भी व्याकरण शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। वाक्य रचना की समझ और प्रयोग में दक्षता। व्याकरण शिक्षण द्वारा विद्यार्थी यह सोचते हैं या ये सीखते हैं कि वाक्य निर्माण किस प्रकार होता है, किन नियमों का पालन किया जाता है और किस प्रकार से भाषा को स्पष्ट, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो वाक्य रचना की समझ विकसित करना, और वाक्य रचना की समझ आ जाएगी तो किस प्रकार से हम वाक्यों का गठन कर पाएंगे संदर्भ के अनुसार और प्रसंगों के अनुसार। भाषा के गुण दोषों की पहचान और विश्लेषण क्षमता। व्याकरण के माध्यम से ही विद्यार्थियों में ये क्षमता विकसित की जाती है कि वे भाषा के गुणों को और दोषों को पहचान सकें और उनमें सुधार कर सकें, है ना। कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पर हम सुधार करने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो इसके लिए भी हमें विद्यार्थियों को सजग और जागरूक करना है, और इस तरह की क्षमता उनके अंदर व्याकरण शिक्षण के माध्यम से ही आएगी। तो इससे वे भाषा के वैज्ञानिक पक्ष को समझने लगते हैं और अधिक सजग और जागरूक होते हैं, दक्ष हो जाते हैं कमियों को पहचानने में और उन कमियों को व्याकरण के अनुसार, व्याकरणिक नियमों के अनुसार दूर करने में। रचनात्मक अभिव्यक्ति में प्रवीणता। व्याकरण शिक्षण विद्यार्थियों की रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। वे अपने विचारों को कभी संक्षेप में तो कभी विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। यह संक्षेपीकरण और विस्तारीकरण की क्षमता भाषा के व्यवहारिक प्रयोग को समृद्ध बनाती है। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति, संक्षेपीकरण करना, मौखिक रूप से रचना करना, लिखित रूप से रचना करना, कोई छोटा सा लघु कथा लिखना, तो ये सारी जो रचनाएं करना है वो व्याकरणिक नियमों से ही संभव है। और जब व्याकरण की शिक्षा विद्यार्थियों को उचित प्रकार से दी जाएगी तो विद्यार्थी किसी भी प्रकार की रचना, मौखिक या लिखित रचना को बहुत ही सहज तरीके से और रुचि के साथ और दक्षता के साथ कर पाएंगे, और उसको जो पाठक है वो जब पढ़ेगा तो वही भावों को समझेगा जिस भाव से लेकर के रचना की गई है। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य, इस पर बात करते हैं। छात्रों को मूल ध्वनियों, ध्वनि समूहों, ध्वनियों के अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों कराना। छात्रों को शब्दों के शुद्ध रूप, उनकी शुद्ध विराम चिन्हों के सही प्रयोग का ज्ञान कराना। छात्रों को साहित्य, विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना। छात्रों को शब्द और मुहावरों का प्रसंग अनुकूल अर्थ निकालने और
अर्थबोध करने योग्य बनाना। छात्रों को बोलने में भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करने और लिखने में विषय और अवसर के अनुकूल भाषा एवं शैली का प्रयोग करने में निपुण करना। छात्रों में शुद्ध वर्तनी लिखने, शुद्ध वाक्य रचना करने, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करने और कम से कम भाषा में अधिक से अधिक विचार अभिव्यक्त कर सकने के कौशल का विकास करना। छात्रों को भाषा के गुण दोष परखने एवं साहित्यिक रचनाओं की भाषा का मूल्यांकन करने योग्य बनाना। इस प्रकार से जब हम ध्वनि समूह की बात करते हैं, ध्वनियों में अंतर की बात करते हैं, शब्द योजना की बात, शब्द शक्तियों की बात, अलंकार, छंदों की बात, तो इन सब का ज्ञान कराना भी व्याकरण शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग होगा, वाक्य रचना के क्या नियम होंगे, विभिन्न विधाओं के अनुसार विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाएगा, और प्रसंग के अनुसार मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करना और उसी के अनुसार उनका अर्थ निकालना, स्वराघात और बलाघात के जो नियम हैं उनसे विद्यार्थियों को परिचित कराना और उसके अनुसार अर्थबोध किस प्रकार से विद्यार्थी कर पाएंगे, इससे भी परिचित कराना हमारे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है। साथ ही साथ भाषा के क्या गुण दोष हैं, साहित्यिक जो रचनाएं रची गई हैं उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो कैसी है, उसका मूल्यांकन करने के योग्य भी बनाना। छात्रों में शुद्ध भाषा सीखने और शुद्ध भाषा के प्रयोग करने की रुचि उत्पन्न करना। शुद्ध भाषा को सीखें और उसी का ही वो प्रयोग करें, तो इसके लिए उनको प्रेरित करना और इसमें उनकी रुचि बनी रहे, इसका भी व्याकरण शिक्षण का ये भी एक प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। भाषा के गुण दोष को परखने की रुचि, मतलब खुद से समझ सकें कि जो भाषा हमारे सामने प्रस्तुत हुई है वो उसमें क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां, और उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं व्याकरणिक दृष्टिकोण से। छात्रों में व्याकरण सम्मत भाषा के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव जागृत करना। विद्यार्थियों में भाषा एवं साहित्य की समीक्षा करने की अभिवृत्ति का विकास करना। अब बात करते हैं कि व्याकरण शिक्षण के जो कुछ पद हैं जिसके अनुसार हमारा व्याकरण का शिक्षण कक्षा में सुचारू रूप से संभव हो पाता है। तो पहला है सामान्य औपचारिक सूचनाएं, दूसरा सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा प्रमुख पद है विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, चौथा पद है पूर्व ज्ञान का उल्लेख करना, पांचवा पद है सहायक सामग्री का चयन करना, छठा पद है प्रस्तावना, सातवां पद है उद्देश्य कथन, आठवां पद है प्रस्तुतिकरण और नवां पद है पुनरावृत्ति अथवा अभ्यास और 10वां पद है गृह कार्य। अर्थात व्याकरण शिक्षण के 10 प्रमुख पद हैं और इन पदों का प्रयोग करते हुए, क्रमानुसार प्रयोग करते हुए तब हमारा व्याकरण शिक्षण संभव हो पाता है। तो पहला सामान्य औपचारिक सूचनाएं। शिक्षक को शिक्षण की शुरुआत में ये स्पष्ट करना चाहिए कि किस कक्षा, कलांश, विषय और प्रकरण से संबंधित व्याकरण शिक्षण हो रहा है। यह शिक्षण की दिशात्मक सुनिश्चित करता है, मतलब दिशा को सुनिश्चित करता है कि किस कक्षा से संबंधित है, क्या कलांश है, क्या विषय है और हमारा प्रकरण क्या होगा व्याकरण शिक्षण का। दूसरा सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि संपूर्ण व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मतलब संपूर्ण व्याकरण का जो शिक्षण करा जा रहा है वो किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है। उस संपूर्ण व्याकरण के शिक्षण से क्या विद्यार्थियों के संदर्भ में हमें प्राप्ति होगी या उनके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। उदाहरण के लिए भाषा में शुद्धता लाना, संप्रेषणीयता में स्पष्टता लाना और भावों की सटीक अभिव्यक्ति हेतु उपकरण देना। अर्थात कुछ हमारे व्याकरण शिक्षण के ऐसे कुछ उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं जो कि जब हम व्याकरण की पूर्ण जितने भी व्याकरणिक विषय हैं जब उनका हम शिक्षण कर देंगे तब हम जो समान उद्देश्य निर्धारित करेंगे तब उसकी प्राप्ति हो पाएगी। तो भाषा में शुद्धता ये एक दिन की बात नहीं है या एक विषय के माध्यम से विद्यार्थी भाषा में शुद्धता को नहीं सीख पाएंगे, इसलिए दीर्घकालीन प्रक्रिया है और दीर्घकालीन प्रक्रिया जितने भी व्याकरणिक विषय हैं उनका जब शिक्षण किया जाएगा उसके पश्चात इसकी प्राप्ति संभव हो पाती है। विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। प्रत्येक पाठ या कालांश के उद्देश्यों को मापनीय रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। उदाहरण
विद्यार्थी विशेषण की परिभाषा जान सकेगा, या ये कह सकते हैं कि वह वाक्य में विशेषण की पहचान कर सकेगा। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है वो जब व्याकरण की शिक्षण कार्य किया जा रहा है, तो व्याकरणिक जो विषय है या पाठ है, उस पाठ के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। अगर संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी संज्ञा शब्दों को बता पाएंगे, संज्ञा की परिभाषा बता पाएंगे, संज्ञा के विभिन्न उदाहरणों को दे पाएंगे और संज्ञा के विभिन्न प्रकारों में अंतर कर पाएंगे। ये अगर इस तरह के निर्धारित करते हैं तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। पूर्व ज्ञान का उल्लेख, शिक्षक को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, जैसा कह सकते हैं कि अगर वो संज्ञा पढ़ चुके हैं तो सर्वनाम की बात हम लोग कर सकते हैं, का आकलन करना चाहिए ताकि वह नए ज्ञान को उससे जोड़ सके और शिक्षण जो हो वो अधिक प्रभावशाली हो सकेगा। सहायक सामग्री का चयन करना, यदि शिक्षक किसी चार्ट, फ्लैश कार्ड, पावर पॉइंट, संवाद लेखन, दृश्य सामग्री, वीडियो या अभ्यास पुस्तिका का उपयोग करता है तो उसे पहले से तैयार रखना चाहिए। अर्थात सहायक सामग्री का शिक्षण कार्य, जब व्याकरण का हम शिक्षण कर रहे हैं तो उसको जब हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए जो सहायक सामग्री है उसको पहले से तैयार रखना है और आवश्यकता अनुसार व्याकरणिक शिक्षण के समय उसको हम आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों के समक्ष हमें उसको प्रस्तुत करना है। प्रस्तावना, पाठ की शुरुआत विद्यार्थियों के अनुभव या पूर्व ज्ञान से जुड़कर होनी चाहिए। जो पूर्व ज्ञान है उनका, उसके जिस विषय को लेकर के चले हैं व्याकरण के, तो उससे जो संबंधित पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके आज के विषय पर आने की बात कही जा रही है। यह भाग शिक्षण को जीवंत बनाता है और विद्यार्थियों की रुचि भी जागृत करता है। उद्देश्य कथन, शिक्षक को स्पष्ट रूप से ये पता देना चाहिए कि आज का पाठ किस व्याकरणिक विषय पर आधारित है और विद्यार्थी आज क्या सीखने जा रहे हैं। मतलब उद्देश्य कथन इतना प्रभावी होना चाहिए कि व्याकरण का कौन सा विषय आज पढ़ेंगे, संधि, समास, कारक, अलंकार, इनमें से किस बात का, जिससे कि विद्यार्थी हमारे सजग हो जाए और उस विषय, उस पाठ के प्रति वो रुचि लें। प्रस्तुतिकरण, यह शिक्षण का केंद्रीय चरण होता है जिसमें शिक्षक आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों विधियों का प्रयोग कर सकता है। वह पहले उदाहरण दे सकता है और फिर नियम, या पहले नियम और फिर उदाहरण। अभ्यास या फिर पुनरावृत्ति की बात करते हैं। अब शिक्षक को उदाहरणों पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए, रिक्त स्थान भरवाने, वाक्य रचना या मिलान अभ्यास कराने चाहिए ताकि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान सुदृढ़ हो सके। मतलब प्रस्तुतिकरण विभिन्न विधियों के माध्यम से व्याकरण शिक्षण का कार्य किया जाता है वो, और तत्पश्चात अभ्यास जो कि उदाहरणों का प्रयोग करते हुए जो भी पढ़ाया गया है उसकी पुष्टि करी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम पद जो है वो गृह कार्य है। पाठ के अंत में विद्यार्थियों को व्याकरण संबंधी कुछ कार्य दिए जाएं जिन्हें वे घर पर अभ्यास करें, जिनका वो घर पर अभ्यास करें। जैसे 10 वाक्यों में विशेषण पहचानना या स्वयं 5 विशेषण युक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार से व्याकरण शिक्षण के ये 10 प्रमुख पद हो गए। निष्कर्ष में कर सकते हैं कि व्याकरण वास्तव में शब्दानुशासन ही है। व्याकरण से ही विद्यार्थियों को भाषा के स्वरूप की सार्थक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। व्याकरण शिक्षण से ही विद्यार्थियों में रचनात्मकता और तार्किकता का विकास होता है। इसके साथ ही शुद्धता, स्पष्टता, संप्रेषण की दक्षता भी विकसित होती है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य केवल शुद्ध भाषा का प्रयोग ही नहीं बल्कि रचनात्मक अभिव्यक्ति, तार्किक सोच और भाषा के प्रति जो सम्मान भाव का विकास करना भी है। व्याकरण शिक्षण के प्रमुख पदों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान उपयुक्त क्रम में कराया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षण की आत्मा है जो विद्यार्थियों को भाषा की मूलभूत संरचना से जुड़ते हुए उन्हें सृजनशील और जागरूक नागरिक बनने की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा की गई है। व्याकरण शिक्षण का महत्व क्यों महत्वपूर्ण है, विभिन्न स्तरों पर, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता अनुभव होती है और ये महत्वपूर्ण भी है। विद्यार्थियों के संदर्भ के बिंदु से
या वाक्य रचना के संदर्भ बिंदु से, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के संदर्भ बिंदु से, साथ ही साथ व्याकरण शिक्षण करने के विभिन्न पद हैं और उन पदों को जब हम क्रम के अनुसार अपनाते हैं तब व्याकरण शिक्षण हमारा प्रभावी हो पाता है। तो इस प्रकार से ये व्याख्यान व्याकरण के उद्देश्य, महत्व और उसके शिक्षण पदों से संबंधित था। धन्यवाद।